सभी स्टूडेंट को नमस्कार। तो 4 चैप्टर हमारे पूरे हो गए। ये है चैप्टर नंबर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इस वाले चैप्टर में हमने टॉपिक के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न भी संकलित करे हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले इससे महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। प्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन, जापान और कोरिया में। महत्वपूर्ण लाइनें हैं ये, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनती है। दूसरी है, चीन में 594 ईस्वी के बाद से ही लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाकर उससे कागज पर क्या की जाती थी? प्रिंटिंग। किससे की जाती थी? लकड़ी का जो ब्लॉक होता था उसके ऊपर स्याही लगा के। उस जमाने में कागज पतले और झिरीदार होते थे। ऐसे कागज पर दोनों तरफ छपाई करना संभव नहीं था, इसलिए कि केवल एक सिरे पर होती थी। कागज के दोनों सिरों को टांके लगाकर फिर बाकी कागज को मोड़कर एकार्डियन बुक बनाई जाती थी, यानी स्पाइरल टाइप की बुक बनाई जाती थी। तो आगे देखें, यूरोप में मुद्रण का आना। तो सिल्क रूट जो हमने देखा था, इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने देखा था सिल्क रूट के बारे में। तो सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा। कहाँ से कहाँ पहुंचा? तो चीनी कागज जो था वो कहाँ पहुंचा? यूरोप। 1925 में मार्को पोलो चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर कहाँ गया? इटली। कौन गया? मार्को पोलो। किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पुस्तक विक्रेता सुलेखक या कातिब को रोजगार देने लगे और हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग को पूर्ण कर पाना कैसा हो चुका था? असंभव हो चुका था। ठीक है, आगे देखें, गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनती है। तो योहान गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ था। क्या हुआ था? वो एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था। ठीक है, बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी, और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। शीशे को किस में कर लिया उसने? किसकी महारत हासिल कर ली? शीशे को उसकी इच्छा अनुसार आकृतियों में गढ़ने की। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कारों के लिए किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बनी और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया और इसमें सबसे पहले जो पुस्तक छपी थी वह थी कौन सी? बाइबिल। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में हम देख रहे हैं। सबसे पहले जो 1448 में अपना यंत्र उसने क्या कर लिया था? तैयार कर लिया था। और सबसे पहली जो पुस्तक छपी थी वो कौन सी थी? बाइबिल। आगे देखें, प्लाटेन क्या है? तो लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है। क्या होता है? एक बोर्ड, जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। और पहले ये बोर्ड काठ का होता था, बाद में इसे किसका बनाने लग गए? इस्पात का। ठीक है, कास्ट या लकड़ी का होता था ये पहले, बाद में किसका बनाने लगे? इसे इस्पात का। और ये क्या होता था? एक बोर्ड होता था जिसके ऊपर कागज रखते थे और जैसे ही दबाते थे तो इस बोर्ड के जो भी अक्षर होते थे वो किस के ऊपर आ जाते थे? कागज के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं पांडुलिपियाँ। तो पांडुलिपियाँ किसे कहते हैं? तो हाथों से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपियाँ कहते थे और इनके प्रयोग की सीमाएं, यानी कहाँ तक ये काम करती थी। तो किताबों की बढ़ती मांग पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी, यानी कितनी किताबें लिख सकते थे हाथों से? नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय अधिक लगना। नकल उतारना जो था वो बेहद खर्चीला होता था क्योंकि इसके लिए मजदूर लगते थे, समय अधिक लगता था, मांग पूरी नहीं हो पाती थी, ये बहुत नाजुक होती थी, रख रखाव में लाने ले जाने में मुश्किल होती थी। उपरोक्त समस्याओं की वजह से इनका आदान प्रदान भी क्या था? मुश्किल था। किसका था? पांडुलिपियों का। किसे कहते हैं पांडुलिपियाँ? तो हाथों से लिखी पुस्तकों को क्या कहते हैं? पांडुलिपियाँ। ठीक है, मुद्रण संस्कृति का भारत में आना। तो मुद्रण संस्कृति का भारत में देखते हैं। मुद्रण संस्कृति आने के बाद भारत में क्या क्या हुआ और किस तरीके से आई। तो प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारक के साथ आया। कहाँ पे आई थी? गोवा में। और किस कारण से आई थी? तो पुर्तगाली धर्म प्रचारक। 1674 ईस्वी तक कोंकणी एवं कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 पुस्तकें छापी जा चुकी थी। ये कब हुआ? 1674। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी
और 1713 में उन्होंने ही पहली मलयालम पुस्तक छापी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन आरंभ किया। कौन सी पत्रिका थी? एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम क्या था? बंगाल गजट। गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रकाशन आरंभ किया। बंगाल गजट ही पहला भारतीय अखबार था जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना शुरू किया था। तो ये पहला भारतीय क्या था? पहला भारतीय अखबार था। कौन सा? बंगाल गजट। किसने शुरू किया? गंगाधर भट्टाचार्य ने। अब प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के कारण देने। तो पहला देखते हैं, इसमें पहला वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1925 के बाद आई। ये इसका कारण बताना है हमें। देखें इसका आंसर क्या है? वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई। तो मार्को पोलो 1295 में जब चीन से वापस लौटा तो अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी लेकर आया। और क्या किया उसने? इसलिए यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग 1295 के बाद आई। प्रश्न था हमारा, वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। तो ये कौन लेके आया था? तो ये मार्को पोलो लेके आया था, क्योंकि ये 1295 के बाद लौटा था। आगे देखिए, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की थी। क्यों की थी? तो मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की जो आलोचना की थी वह प्रिंट के जरिए ही जनमानस के एक बड़े हिस्से तक पहुंच सकती थी। किसके जरिए जनमानस तक पहुंच सकती थी? प्रिंट के जरिए। इसलिए मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम क्या की थी? प्रशंसा की थी। सी वाला देखते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। और क्यों किया था? देखें, प्रिंट के कारण बाइबिल की नई व्याख्या लोगों तक पहुंची और लोग चर्च की शक्ति पर सवाल उठाने लगे। इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। किस लिए रखते थे प्रतिबंधित किताबों की सूची? तो चर्च पर जो सवाल उठने लगे थे उनकी वजह से। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए एक लड़ाई है। तो ऐसा क्यों कहा था महात्मा गांधी ने कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है? तो इसका उत्तर देखते हैं। सरकारें जिस तरह से प्रिंट को नियंत्रित करने और कुचलने की कोशिश करती है उससे प्रिंट की शक्ति का अंदाजा हो जाता है। यानी कोई भी सरकार है, अगर वो प्रिंट को कुचलने की कोशिश कर रही है या उसकी आवाज़ को दबा रही है, तो इससे पता चलता है कि प्रिंट कितना शक्तिशाली है। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में छपने वाली किताबों और अखबारों पर लगातार नज़र रखनी शुरू कर दी और प्रेस को नियंत्रण में लाने के लिए कई कानून भी बना दिए। इसलिए गांधी जी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए एक लड़ाई है। ठीक है, देखें छोटी टिप्पणी में इनके बारे में बताना है। तो गुटेनबर्ग किसी व्यापारी के बेटे थे और अपने बचपन से ही उन्होंने जैतून पे प्रिंटिंग प्रेस देखी थी और उसने पत्थरों पर पॉलिश करने की कला भी सीखी थी। उसे सोने के जेवर बनाने में भी महारत हासिल थी और लेड के सांचे भी बनाता था जिनका इस्तेमाल सस्ते जेवरों को ढालने के लिए किया जाता था। तो ये तो किसके बारे में जानकारी? गुटेनबर्ग। आगे देखते हैं इसके बारे में। इस तरह से गुटेनबर्ग के पास वह हर जरूरी ज्ञान था जिसका इस्तेमाल करके उसने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया। उसने जैतून के प्रेस को अपने प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बनाया और अपने सांचों का इस्तेमाल करके छापने के लिए अक्षर बनाए। 1448 ईस्वी तक गुटेनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग प्रेस को क्या कर लिया था? दुरुस्त बना लिया था। और उसने अपने प्रेस में सबसे पहले किस बुक को छापा था? तो वो थी बाइबिल। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा और फिर से ये हमारे रिपीट हो गया। छपी किताब को लेकर इरेस्मस के विचार क्या थे? तो इरेस्मस का मानना था कि बौद्धिक ज्ञान की अस्मिता के लिए किताबों का छापना अच्छी बात नहीं है। यानी इसका मानना क्या था कि बौद्धिक ज्ञान के लिए किताबों का छापना अच्छी बात नहीं है। उसका सोचना था कि प्रिंट के कारण बाजार में घटिया किताबें भी भर जाएगी जिससे समाज को लाभ के स्थान पर क्या होगा? घाटा होगा। घटिया किताबों की भीड़ में अच्छी रचना का अस्तित्व ही मिट जाएगा। घटिया किताबों के साथ साथ जो अच्छी किताबें होंगी उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इस कारण ये इरेस्मस के विचार थे।
वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में पारित किया गया। इस कानून ने सरकार को वर्नाकुलर प्रेस में समाचार और संपादकीय पर सेंसर लगाने के लिए शक्ति प्रदान कर दी। राजद्रोही रिपोर्ट छपने पर अखबार को चेतावनी दी जाती थी, यानी राजा के बारे में। यदि उस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो फिर ऐसी भी संभावना होती थी कि प्रेस को बंद कर दिया जाए और प्रिंटिंग मशीनों को क्या कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। ये क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था। तो किस किस के लिए क्या मतलब था, तो महिलाओं के लिए इसका क्या मतलब था मुद्रण संस्कृति का। तो महिलाओं के जीवन और संवेदनाओं पर कई लेखकों ने लिखना शुरू किया। इसके कारण मध्यम वर्ग की महिलाओं में पढ़ने की प्रवृत्ति तेज हो गई। कई ऐसे पिता या पति आगे आए जो स्त्री शिक्षा पर जोर देते थे। कुछ महिलाओं ने घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त की, जबकि कुछ अन्य महिलाओं ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। ये महिलाओं के लिए। लेकिन पुरातनपंथी हिंदू और मुसलमान अभी भी स्त्री शिक्षा के खिलाफ थे। उनका, ये देखिए, पुरातनपंथी हिंदू और मुसलमान अभी भी स्त्री शिक्षा के खिलाफ थे। उनका मानना था कि शिक्षा से लड़कियों के दिमाग पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं और लोग चाहते थे कि उनकी बेटियां धार्मिक ग्रंथ पढ़े, लेकिन उसके अलावा और कुछ ना पढ़े। ठीक है, ये महिलाओं के बारे में था। गरीब जनता इसके बारे में क्या सोचती थी, तो मद्रास के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। इन किताबों को चौराहों पर बेचा जाता था ताकि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सके। 20वीं सदी की शुरुआत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना शुरू हुई, जिसके कारण लोगों तक किताबों की पहुंच बढ़ने लगी। कई अमीर लोग अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से पुस्तकालय बनाने लगे। इससे गरीब लोग भी किताबें पढ़ने लगे, बदलती दुनिया के बारे में जानने लगे। ये किसके बारे में, हम गरीब जनता के बारे में देख रहे हैं। इससे इतना फायदा हुआ कि कई मजदूरों ने भी किताबें लिखना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं, सुधारक के नज़रिए से देखें तो प्रिंट ने समाज सुधारकों का काम आसान कर दिया। उनके नए विचार अब आसानी से जनमानस तक पहुंच सकते थे और पुरानी मान्यताओं पर खुलकर बहस संभव हो गया। इससे समाज को काफ़ी फायदा हुआ। अगला देखें, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने लायक प्रश्न। तो देखिए इसका उत्तर, प्रिंट के कारण ज्ञानोदय के विचारकों के विचार लोकप्रिय हुए। इन विचारकों ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की कड़ी आलोचना की। किस किस की, एक तो परंपराओं की, अंधविश्वास की और निरंकुशवाद की। प्रिंट के कारण संवाद और वाद विवाद की नई संस्कृति का जन्म हुआ। अब आम आदमी भी मूल्यों, संस्थाओं और प्रचलनों पर विवाद करने लगे और स्थापित मान्यताओं पर सवाल करने लगे। इन सब बदलावों से कुछ लोगों को लगने लगा कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। ठीक है, ये कुछ लोगों के मत थे बस। 5वां प्रश्न देखिए, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे। यूरोप और भारत से एक एक उदाहरण हमें लेना है। ठीक है, तो किस प्रकार से चिंतित थे, तो रूढ़िवादी लोगों को लगता था कि किताबें पढ़ने से लोगों के दिमाग खराब हो जाएंगे या फिर जाएंगे। यूरोप के कैथोलिक चर्च को लगता था कि लोग उसकी अवहेलना करना शुरू कर देंगे, और भारत के रूढ़िवादियों को लगता था कि लोग पारंपरिक मान्यताओं को तोड़ने लगेंगे और उससे सामाजिक विध्वंस हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोग किताबों की सुलभता को लेकर क्या थे, चिंतित थे। 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, तो ये उत्तर हमने देख लिया पहले, लेकिन फिर देख लेते हैं। मद्रास के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। इन किताबों को चौराहों पर बेचा गया, जिससे कि गरीब लोग इन्हें खरीद सकें। 20वीं सदी की शुरुआत से सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना शुरू हो गई, जिसके कारण लोगों तक किताबों की पहुंच बढ़ने लगी और लोग अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से पुस्तकालय बनाने लगे। इससे गरीब लोग भी किताबें पढ़ने लगे और जानने लगे। इससे इतना फायदा हुआ कि कई मजदूरों ने भी क्या लिखी थी, किताबें लिखना शुरू कर दिया था। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, तो देखिए इसका उत्तर, प्रिंट संस्कृति से लोगों में संवाद की संस्कृति का विकास हुआ, यानी बोलना शुरू किया। समाज सुधार के नए विचारों को अब बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। गांधी जी ने अखबारों के माध्यम से स्वदेशी के अर्थ को अधिक शक्तिशाली तरीके से व्यक्त करना शुरू किया और भारत में स्थानीय बोलचाल की भाषाओं में कई अखबार प्रकाशित हुए। इससे भारत के जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगी और राष्ट्रवाद की भावना फैलने में मदद मिलने लगी।
ठीक है। कई दमनकारी नीतियों के बावजूद प्रिंट संस्कृति एक ऐसा आंदोलन था जिसे रोका नहीं जा सकता था। इसे रोकने का पूरा प्रयास हुआ लेकिन इसे रोका नहीं जा सका। तो ये थे हमारे इस इतिहास वाली बुक समकालीन भारत पार्ट सेकेंड, यानी इतिहास वाली बुक के 5वें चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे। ये 5वां था, 5वें चैप्टर कंप्लीट हो गए। अगर नहीं देखे तो चैनल पर जाकर सभी चैप्टर ज़रूर देखें। और हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। और हमसे जुड़ने के लिए आरबीएससी टॉपर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन 5 चैप्टर्स को आप देखें। इनमें जो आपको महत्वपूर्ण लगता है अगर उन्हें नोट करना चाहें तो ज़रूर नोट करें, नहीं तो 2 से 3 बार इन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी ये क्लियर हो जाए और 2024 आने वाली इस बोर्ड परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।